सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम 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 टू अनदर रिवीजन वीडियो। अब सर इस रिवीजन वीडियो में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, एसआरएस। अब सर ये एसआरएस क्या होते हैं, इनको हम प्यार से बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। रिलेटेड सर्विस यानी अब हम किसी अश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। जो अश्योरेंस की बात करनी थी हमने एसएज में कर ली, एसआरईज में कर ली, रिव्यू एंगेजमेंट्स में, और अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट में कर ली जो मैंने आपको पढ़ाए थे एसएईज। अब हम बात करेंगे रिलेटेड सर्विस यानी नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। यानी यहाँ पे जो बंदा चीजें चेक करेगा या यहाँ पे जो बंदा जो भी काम करेगा वो यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस नहीं देने वाला। तो सबसे पहले एक बात समझना, ये जो एसआरएस हैं दीज आर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, यहाँ पे कोई अश्योरेंस नहीं रहेगी। और यहाँ पे दो स्टैंडर्ड्स हमारे कोर्स में अवेलेबल हैं, एसआरएस 4400 एंड 4410। अभी सर इस रिवीजन में हम कौन सा एसआरएस करने वाले हैं, हम फोकस करेंगे 4400। 4400 किसकी बात करता है, एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे 4400 की बात करूं, कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूं। ठीक है सर, सबसे पहले एक बात समझना, सारी इंगेजमेंट अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं होती। कुछ ऐसी इंगेजमेंट भी होती है जो नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट होती है। यहां पे आईसीएआई ने 3 एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, जब आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो अपने क्लाइंट के लिए, हाँ सर, तो जब आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो तो क्या आप कोई अश्योरेंस देते हो? मैंने कहा नहीं। जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है उसको फॉर्म में सबमिट करके हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न है इसमें कोई अश्योरेंस नहीं है। इसी तरह अगर आप क्लाइंट के लिए कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हो, टैक्स कंसल्टिंग करते हो, सो दिस टाइप ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस आल्सो डोंट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ अश्योरेंस। एंड द लास्ट थिंग इज, जो चीजें हम एसआरएस में कवर कर रहे हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो 3 एग्जांपल ध्यान रखना नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट के, दो तो टैक्स वाले ही हैं। सर दो टैक्स वाले कौन से, एक तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, दूसरा टैक्स कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देना। एंड लास्ट एग्जांपल इज एग्जांपल्स कवर्ड बाय एसआरएस। बात समझ में आई? आई सर। अब सर एक बात बताओ, ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होते हैं? ठीक है, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होते हैं? तो देखो, जैसा नाम वैसा काम। एग्रीड अपॉन का मतलब है जो प्रोसीजर्स एक ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ एग्री करेगा। ठीक है, जो प्रोसीजर्स एक ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ एग्री करेगा वही प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा। यानी सर मुझे अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना। हाँ भैया, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना। जो प्रोसीजर आप मैनेजमेंट के साथ एग्री कर रहे हो आप वही प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है सर। अब उस प्रोसीजर को परफॉर्म करके जो रिजल्ट्स निकलेंगे ना, वो रिजल्ट आप मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दो। सर क्या मैं कोई अश्योरेंस दूंगा? नहीं। कहा था ना, रिलेटेड सर्विस इज अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। यस सर। तो आप यहां कोई अश्योरेंस नहीं दोगे, आप सीधा सीधा क्या करोगे, जो भी रिजल्ट आता है वो मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दोगे। बात समझ में आई? आई सर। तो देखो क्या कहता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑडिटर है, ही इज एंगेज टू इशू अ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। फैक्चुअल फाइंडिंग्स यानी भैया जो आपके फैक्ट्स है ना, वो बता दो, हमको कोई अश्योरेंस नहीं चाहिए। ठीक है सर। अब ये रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स कैसे निकलती है? आप परफॉर्म करते हो स्पेसिफाइड प्रोसीजर जो मैनेजमेंट से एग्री करें हैं, किसके ऊपर? ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स। अब ये स्पेसिफाइड मैटर किसके हैं? ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने कहा कि भैया कंफर्मेशन लो। मैंने कहा कंफर्मेशन किसको लेके? अमाउंट को लेके। सर अमाउंट किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटर आ रहे हैं उनकी। तो आप सिंपल सी बात समझना, फ्लो में चलना। रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग ये कैसे निकलती है? बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीजर, स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स, एंड दी स्पेसिफाइड मैटर्स ऑफ एनी स्पेसिफिक आइटम, अकाउंट और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आई? आई सर। अब सर एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है जो बंदा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहा है वो कंपनी का ऑडिटर हो? आंसर इज नो। आप किसी से भी करा ले सकते हो, बट आप कंपनी के ऑडिटर से भी करवा सकते हो। देखो एक बात बताओ, क्या ऑडिटर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है? हाँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के साथ साथ हो सकता है मैं उससे कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करवाना चाहूं। ठीक है, मुझे मेरा जो बैंकर है, मान लो मेरा जो बैंक है, मुझे उससे वर्किंग कैपिटल लोन लेना है। अब बैंक वाला कहता है यार वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए ना मुझे आपके डेटर्स और इन्वेंट्री टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, अलग से। तो मैं अपने ऑडिटर को कहता हूं सुनना, मेरे बैंकर को डेटर के ऊपर और इन्वेंट्री के ऊपर कुछ अलग से रिपोर्ट चाहिए। तो तू ऐसा कर, डेटर पे ये प्रोसीजर कर दे, इन्वेंट्री पे ये प्रोसीजर कर दे और मेरे को रिपोर्ट दे दे क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं, और वही फैक्चुअल रिपोर्ट में बैंक के साथ शेयर कर दूंगा।
तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। यानी यहां पे ऑडिटर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ऑडिटर यहां पे कोई अश्योरेंस नहीं देगा, जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट है उठा के मैनेजमेंट को दे देगा। बात समझ में आई भैया? यस सर। अच्छा, क्योंकि यहां पे आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, जैसा मैनेजमेंट कह रही है वही प्रोसीजर कर रहे हो, तो क्या आपका इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है? आंसर इज नो। जब भी बात होगी रिलेटेड सर्विस की, यहां इंडिपेंडेंट रहना जरूरी नहीं है, बट यस एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। एथिकल रिक्वायरमेंट यानी वो क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या मामला यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। अब सर कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक बात बताओ, 805 और 440 में फर्क क्या है? 805 में भी हम एक स्पेसिफिक आइटम, अकाउंट और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते थे, यहां भी हम एक स्पेसिफिक अकाउंट चेक कर रहे हैं। भैया फर्क है। 805 में आप कर रहे थे ऑडिट, ऑडिट किसका? ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्रोसीजर्स आप कर रहे थे अपनी मर्जी से कर रहे थे, आप अपनी मर्जी के मालिक थे, फिर आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता था। सर यहां पे क्या है ना, यहां पे आप एक आइटम चेक करोगे, उस पे क्या प्रोसीजर करना है आपको दिमाग नहीं लगाना, मैनेजमेंट बताएगी, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट बोलती है बताओ ये वैलिड है, तो मैनेजमेंट ही बता रही है क्या चेक करना है, कि डेटर्स वैलिड है कि नहीं ये चेक करो, तो मैनेजमेंट बता रही है क्या चेक करना है, एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट ही आपको बता रही है ये कैसे चेक करना है। और क्या आप अपना ओपिनियन दोगे? मैंने कहा नहीं, सिर्फ फैक्ट्स बताओगे एंड यू विल गिव द फैक्चुअल फाइंडिंग। सो ऑडिट में आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपना ओपिनियन देते हो, जबकि एसआरएस 4400 में यू आर जस्ट लाइक अ रामू काका। सर रामू काका का क्या मतलब है? जैसा आपका मालिक कहेगा, जैसा मैनेजमेंट कहेगी, वैसे वैसे प्रोसीजर करने हैं, और जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स है मैनेजमेंट को बता दो। क्या ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। अब सर जहां तक आई होप सारी बातें क्लियर हैं, एक एग्जांपल दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल में, आ जाओ इस एग्जांपल को भी रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स पेबल। जो क्रेडिटर है उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो मैंने सबसे पहले आप क्या करोगे सर? हम कंपेयर करेंगे जो भी मैनेजमेंट ने लिस्ट दी है नेम्स और आउटस्टैंडिंग बैलेंस की ऑफ द सप्लायर, उस लिस्ट को कंपेयर कर दो विद द ट्रायल बैलेंस। अब ये जो जो नाम है ना, इन सब के लिए हमने क्या ली? कंफर्मेशन। मैनेजमेंट ने कहा इनकी लो कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन लेके जो बैलेंस है उसको कंपेयर करो विद द ट्रायल बैलेंस। अब सर आपको मान लो कंपेयर करके कुछ वेरिएशंस मिली, तो जो भी वेरिएशंस हैं वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं, इनको आप रिपोर्ट कर दो विदाउट एनी अश्योरेंस। आप कोई अश्योरेंस मत दो, जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं इनको रिपोर्ट कर दो। सो जस्ट गो विद द फ्लो। अब अगर आप अपनी किताब पे आओ तो देखो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। सर सबसे पहले हमने कवर करे टाइप्स ऑफ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर सर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होता है मैंने बता दिया। रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग ये कैसे निकलती है। प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ऑन सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर किसका है? ऑफ एनी एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सर उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप कंपनी के ऑडिटर हो भी सकते हो। अब 4400 का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर, जो आपने एग्री करे हैं। एग्री किसने करे हैं? ऑडिटर, एंटिटी या फिर एनी अदर थर्ड पार्टी। एंड जब ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो आप क्या देते हो? रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग। अगेन सेम चीज लिखिए, आप कोई एश्योरेंस नहीं दोगे। जो यूजर है वो खुद ही असेस करेगा आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या फाइंडिंग्स निकाली, और यूजर अपना कंक्लूजन खुद निकालेगा। यानी सर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यूजर अपने अश्योरेंस का खुद जिम्मेदार है। ऑडिटर का काम नहीं है यहां पे अश्योरेंस देना, यहां जो यूजर है वो खुद अपनी अश्योरेंस निकालेगा। वेरी गुड। अब सर ये जो रिपोर्ट है, क्या ये रिपोर्ट सबको मिलनी चाहिए या सिर्फ उन पार्टीज को मिलनी चाहिए जिनके साथ मैंने प्रोसीजर्स एग्री करे हैं? सर सिर्फ जिन पार्टीज के साथ आपने प्रोसीजर एग्री करे उनको मिलनी चाहिए, सबको ये रिपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। सो रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज दैट हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर्स। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनको प्रोसीजर्स का पता ही नहीं, रीजंस का पता ही नहीं, तो वो रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट करके चल सकते हैं। एंड यहां पे क्योंकि अश्योरेंस नहीं दी जाती तो इसको कहते हैं नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या मैं बोल दूं घूम फिर के सेम सेम बातें मैं बार बार बोल रहा हूं? यस सर। अब आ जाओ आगे। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अब सर ऑडिट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या फर्क है? ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ऑडिट में आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, खुद अपने हिसाब से प्रोसीजर करते हो और आप अश्योरेंस देते हो। मेन गेम है अश्योरेंस का। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में जो प्रोसीजर आप मैनेजमेंट या थर्ड पार्टी से एग्री करते हो वही परफॉर्म करते हो एंड आप रिपोर्ट करते हो फैक्चुअल फाइंडिंग्स। नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। तो देखो क्या कहता है, की डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज अश्योरेंस।
ऑडिट में आप ओपिनियन देते हो, अश्योरेंस देते हो, जबकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आप फैक्चुअल फाइंडिंग देते हो, कोई अश्योरेंस इज नॉट गिवन। तो सर अश्योरेंस कौन निकालता है? यूजर खुद निकालता है। यूजर्स हैव टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन द रिपोर्ट। अब सर ये एग्जांपल क्या दे रखा है, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्लीज अच्छे से करना। ये वही एग्जांपल है जो अकाउंट्स पेबल का समझाया था। कंपेयर द नेम्स एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सप्लायर्स विद द ट्रायल बैलेंस। फिर इन सप्लायर्स की हमने क्या ली? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन करके हमने कंपेयर किया कंफर्मेशन वाली अमाउंट को ट्रायल बैलेंस से। जैसे ही कंपेयर करोगे मिलेगी वेरिएशन, बस उस वेरिएशन को रिपोर्ट कर दो विदाउट एनी अश्योरेंस। स्वाहा। समझ आया? यस सर। वीडियो को लाइक किया? नो सर। अरे लाइक करो ना बाबू, अच्छे अच्छे काम करेंगे तभी तो अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यस सर। अब सर एक बात बताओ, क्या ऑडिटर का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है? मैंने कहा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो। नो सर, बट yes he should comply with other ethical requirement, confidentiality, objectivity, integrity, professional competence, due care and professional behavior। क्या यहां तक सारी पॉइंट्स क्लियर है बालक? यस सर। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। सर टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में आपका क्या पॉइंट है? आ जाओ एक बार समझाता हूं। अगेन इस एसआरएस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग। सबसे पहले अगर मैं टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट की बात करूं, आपको कुछ मैटर्स एग्री करने हैं। इस पे आपके पास 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से करना। सबसे पहले आप एग्री करो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंगेजमेंट, कि भैया इस इंगेजमेंट की जो नेचर है ना, ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू नहीं है, तो हम यहां पे कोई अश्योरेंस नहीं देंगे। तो पहले ही मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लो, मैं यहां पे कोई अश्योरेंस नहीं देने वाला। फिर सर सामने वाला बंदा सोचेगा कि आप ये अश्योरेंस, ये इंगेजमेंट कर ही क्यों रहे हो? जब आपने कोई अश्योरेंस देनी ही नहीं तो व्हाई आर यू डूइंग इट? सो टेल द पर्पस ऑफ इंगेजमेंट। क्या पता मैनेजमेंट को कोई लोन लेना है बैंक से, मैंने बताया था ना वर्किंग कैपिटल लोन। तो वर्किंग कैपिटल लोन के लिए वो चाहते हैं डेटर चेक करो, इन्वेंट्री चेक करो। सो मे बी फॉर द लोन दे आर डूइंग दिस इंगेजमेंट। सो ये जो पर्पस है ये भी मेंशन करवा लो। ठीक है सर। अब इस इंगेजमेंट में क्या क्या होता है ना, वो मेंशन करो। क्या मैं बोल दूं यहां पे आपको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने मैनेजमेंट के साथ एग्रीड, वो प्रोसीजर्स मेंशन कर लो इन द एंगेजमेंट लेटर। यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। अब ये प्रोसीजर किस पे परफॉर्म करने हैं? लेट्स से डेटर्स पे करने हैं, डेटर्स की अमाउंट पे करने हैं, तो वो मेंशन कर लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म्ड। अब जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, तो क्या निकलेगी? रिपोर्ट। सो लास्ट पॉइंट बात करते हैं रिपोर्ट की। क्या ये रिपोर्ट सबके लिए है? मैंने कहा नहीं, जिनके साथ प्रोसीजर्स एग्री करें उन्हीं के लिए रिपोर्ट है। यानी लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। क्या पांचों के पांचों पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? हाँ। सबसे पहले नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ना तो ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है, तो कोई अश्योरेंस नहीं मिलेगी। दूसरी बात, करी क्यों रहे हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट के बारे में लिखो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर किस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, और उसके बाद रिपोर्ट। रिपोर्ट सबके लिए नहीं है, लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। क्या ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं? पक्का? पक्का सर। अब इन पांचों पॉइंट्स को याद कैसे रखना है मैं आपको समझाता हूं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या मैं बोल दूं पहले 2 पॉइंट्स तो इजी हैं। सबसे पहले आपने लिखना नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, कि ना तो ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है, तो हमको एश्योरेंस नहीं देंगे। तो आप बता दो क्या पर्पस है। पहले 2 पॉइंट्स तो सर क्लिक करेंगे, हमको नेचर भी लिखनी है, पर्पस भी लिखना है। अब एक बात बताओ, आप ऑडिटर नहीं हो। हाँ सर, हम मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर नहीं है ना, आप रिव्यूअर हो, तो आपको अंदर कैसे घुसने देंगे? आपके पास कोई आईडी कार्ड तो होना चाहिए। हाँ सर, आईडी कार्ड होना चाहिए। तो मैंने कहा इंगेजमेंट को एग्री करने से पहले ना आईडी कार्ड ले लेना। इंगेजमेंट को एग्री करने से पहले आईडी कार्ड ले लेना। सर आईडी कौन देगी? आंटी। तो याद रखना, आपने आंटी से आईडी ली या नहीं ली। सर ये क्या आंटी से आईडी ली या नहीं ली? अरे बाबू 3 पॉइंट्स आखिरी के याद हो जाएंगे। आंटी यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस पे आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। ली यानी लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। तो पांचों के पांचों पॉइंट दिमाग के अंदर जल्दी से एक बार वापस रिवाइज करा दो। नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, इट इज नॉट नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट, एंड देन आंटी से आईडी ली, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस पे प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, ली मींस लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद इन्होंने सेम चीज को वापस लिख दिया, मैटर्स विच विल बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर, लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर, ये सेम पॉइंट है।
लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक पार्टीज। क्लियर है सर। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आते हो, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, मैटर्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन एंगेजमेंट लेटर एड्रेस टू द मैनेजमेंट। हमें कैसे पता सर ये कौन सा एंगेजमेंट लेटर पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको सिखाए वही के वही पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। हैप्पी 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 सर। अब सर जब हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री हो गई, बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर वही है जो हम सीखते हैं ऐसे 500 में, AEIOU। A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I फॉर इंक्वायरी, I फॉर इंस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, U फॉर रिकैलकुलेशन या रीपरफॉर्मेंस, यहां इन्होंने लिख दिया रिकंप्यूटेशन। सेम टू सेम प्रोसीजर्स दैट वी कवर इन ऐसे 500। अब सर हमारे प्रोसीजर्स भी कंप्लीट हो गए। लास्ट में आता है आईसीए का फेवरेट टॉपिक, रिपोर्टिंग। सर क्या यहां पे रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है? हाँ है। अगर आप देखो रिपोर्टिंग के ऊपर आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है सर। इसके अलावा रिपोर्टिंग के ऊपर जो इन्होंने पूछी थी आरटीपी May 24, तो वहां पे भी इन्होंने पूछा क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि जो रिपोर्ट के रीडर्स हैं दे डोंट मिसअंडरस्टैंड द स्कोप। तो भैया रिपोर्टिंग इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस इट आउट। अब सर जब मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं तो आपने बस ये चार्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। पानी के 2-2 घूंट लगाओ, गेट रेडी। सबसे पहले बेसिक चीजें जो एक रिपोर्ट में आएंगी सर, ये वही चीजें जो एंगेजमेंट लेटर में लिखी थी। क्या क्या लिखा था? नेचर ऑफ द असाइनमेंट, दैट इट इज नाइदर ऑडिट नाइदर रिव्यू, सो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर आपने उनसे पूछा था पर्पस, पर्पस के बाद प्रोसीजर्स, प्रोसीजर के बाद फैक्चुअल फाइंडिंग्स, नहीं प्रोसीजर के बाद ये प्रोसीजर किस इंफॉर्मेशन पे करने, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड देन लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। बाबू सेम टू सेम बातें यहां लिखी, देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द पर्पस। फिर दूसरी चीज ऑब्वियसली इस एंगेजमेंट में क्या चीज है जो सबसे बढ़िया है सर, वो है एसआरएस। कि ये एसआरएस के साथ इसमें ना बेसिकली रिपोर्टिंग में आपने ध्यान रखना है अलग क्या है। तो बाकी एंगेजमेंट में क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। यहां क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। प्लस यहां पे आप प्रोसीजर भी मेंशन कर रहे हो, किसी भी रिपोर्ट में प्रोसीजर मेंशन नहीं होते, इसमें होते हैं। तो आप बोलो प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर एग्रीड अपॉन, कि हमने एग्री किए थे, प्रोसीजर अपने मन से नहीं करे। और फिर जो प्रोसीजर एग्री करे उनकी लिस्ट दे दो, एंड प्रोसीजर करके जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स निकली वो भी आप रिपोर्ट में मेंशन करोगे। तो क्या मैं बोलूं फ्लो में चलना है? हाँ सर। सबसे पहले पर्पस, पर्पस के बाद एसआरएस, एसआरएस के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर से निकली फैक्चुअल फाइंडिंग्स, ठीक है सर। अब सर आईसीए आपसे अलग से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, रीडर को आपको किन चीजों को लेकर सावधान करना है। तो सबसे पहले रीडर को बता दो कि ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है। तो क्योंकि ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो यहां पे कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी। प्लस उसको ये बता दो कि गुरु अगर मैं ऑडिट और रिव्यू करता तो हो सकता है मैं बाकी प्रोसीजर्स भी करता, और अगर मैं बाकी प्रोसीजर करता अपने मन से तो हो सकता है कोई गड़बड़ मिलती जो अभी नहीं मिली है। यानी आप बोलोगे अदर मैटर्स माइट हैव कम टू माय नोटिस हैड आई डन ऑडिट और रिव्यू। तो ऑडिट रिव्यू वाले 2 पॉइंट लिखना कि यहां एश्योरेंस नहीं है, एंड अगर ऑडिट रिव्यू करता तो अदर मैटर्स माइट हैव कम टू माय नोटिस। दूसरा प्रिकॉशन आपने लिखना है रिस्ट्रिक्टेड। सर रिस्ट्रिक्टेड मतलब दिस रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज जिनके साथ मैंने एग्री करे थे, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है सर। प्लस इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द आइटम्स और एलिमेंट्स और अकाउंट बैलेंस जिनको हमने टेस्ट किया है। ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर नहीं करती, ये सिर्फ उन्हीं आइटम्स, उन्हीं अकाउंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स को कवर करती है जिन पे हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। तो ये हो गए आपके रिपोर्टिंग के अलग वाले पॉइंट। सबसे पहले बेसिक पॉइंट, पर्पस, एसआरएस, प्रोसीजर जो आपने एग्री अपॉन करे लिस्ट कर दो, देन योर फैक्चुअल फाइंडिंग। प्रिकॉशंस किसको लेके? सबसे पहले इट इज नॉट अ ऑडिट और रिव्यू, सो नो एश्योरेंस। Had I performed audit or review, other matters might have come to my notice. And last point is, it is restricted. Restricted to the parties, restricted to the items that were tested. बात समझ में आई? आई सर। अब जल्दी से आ जाओ, कुछ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, देखो क्या कहता है। कहता है कंपनी आस्क यू टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन। क्या मैं बता दूं, कंपनी ने बता दिया कैसे टेस्ट करना है? हाँ सर। किसकी कंफर्मेशन? ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा ये भी बता दिया क्या टेस्ट करना है। अरे सब जब कंपनी बता रही है तो ये क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। वेरी गुड।
कहता है कौन से डेटर चेक करने हैं विच आर इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs, वर्क विल बी परफॉर्म, जिसमें आपने प्रिपेयर करनी है, सेंड करनी है कंफर्मेशन, एनालाइज करना है वेरिएशंस को। ये वही एग्जांपल है जैसा हमने किताब में डिस्कस किया था। एंड जस्ट सबमिट योर रिपोर्ट एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड वाइल इंक्लूजन इन द रिपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर दिस एंगेजमेंट. तो आ जाओ, तुमको स्पेसिफिकली वाले सारे पॉइंट्स एक बार यहां से भी रिवाइज करा देता हूं. सबसे पहला पॉइंट सर, बेसिक वाले पॉइंट क्या थे? मैंने कहा सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए. अच्छा, पर्पस के बाद क्या बोला था मैंने कि ये एंगेजमेंट एज पर एसआरएस है. फिर प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड आर एग्रीड अपॉन, और प्रोसीजर्स की आप दे दो लिस्टिंग. सर लिस्टिंग वाला पॉइंट क्या है? ये रहा लिस्टिंग वाला पॉइंट. ये हो गए हमारे बेसिक पॉइंट्स. अब बेसिक पॉइंट्स के बाद आप बताओ ये ऑडिट. अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने प्रोसीजर्स के बाद निकाली फैक्चुअल फाइंडिंग्स. ये हो गए सर बेसिक पॉइंट्स. अब बेसिक पॉइंट्स के बाद आ जाओ वो वाले पॉइंट्स पे जो वो थे ना प्रिकॉशंस वाले. हाँ सर, तो पहले ऑडिट और रिव्यू, दैट इट इज नाइदर ऑडिट और रिव्यू, सो नो अश्योरेंस इज एक्सप्रेस्ड. दूसरी बात, हैड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर इन ऑडिट और रिव्यू, अदर मैटर्स माइट हैव कम टू लाइट. सर बाकी पॉइंट क्या था? रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज, रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिमेंट्स अकाउंट्स एंड डोंट एक्सटेंड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. सर क्या मस्ती मस्ती में सारी रिपोर्टिंग दिमाग में बैठ गई? वेरी वेरी गुड, ये रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. अब सर इसके बाद क्वेश्चन 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन. क्वेश्चन 2 पे आ जाओ जल्दी से. क्वेश्चन 2 कहता है ब्राउन गुड़िया न तेरे ब्राउन रंग दे. ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड के कई सारे फंड्स फंसे पड़े हैं ट्रेड रिसीवेबल में 100 करोड़ रुपए के. मैनेजमेंट चाहती है आप इवेलुएट करो वैलिडिटी ऑफ डेटर्स टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो इस चीज को चेक करने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने आपको लिस्ट दे दी है जिसमें 1000 नाम लिखे हैं और आपको कम्युनिकेशन डिटेल भी दे दी. क्या मैं बोल दूं मैनेजमेंट ने बता दिया क्या चेक करना है? हाँ, ये भी बता दिया कैसे चेक करना है. कम्युनिकेशन डिटेल किस लिए दी है? सर खत भेजने के लिए, कंफर्मेशन भेजने के लिए. तो अगेन ये क्या हो गई? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. अगर ऑडिट होगा तो मैनेजमेंट कह रहा हूं आईसीआई बड़ा बड़ा लिख के देगी कि ये ऑडिट है. Company's management requested CA Karuna to take up the assignment and prepare a report for the management as per professional standard. She was not the statutory auditor. Still, she decided to accept the engagement. तो पहले मुझे बताओ what is the nature of engagement described above? Sir, it is a agreed upon procedure. तो सबसे पहले आप इसकी definition लिखोगे. It is a report on factual finding. कैसे निकलती है? जब हम perform करते हैं agreed upon procedure on the financial information. And फिर क्या financial information भी किसकी? Of any element, account और item of financial statement. ये लिख दिया? हाँ सर. फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है कि इज इट प्रॉपर फॉर हर टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट नॉट बीइंग द ऑडिटर. तो मैंने तो कहा ही था ऑडिटर होना जरूरी नहीं है. ऑडिटर हो तो भी कर सकते हो बट ऑडिटर होना जरूरी नहीं है. So SRS 4400 does not imply that the person necessarily should be the auditor. So it is proper for her to accept the engagement. And last point कहता है क्या precautions उसको अपनी रिपोर्टिंग में डालने चाहिए. So मित्रों जो precaution मैंने यहाँ पे बताए वही चारों पॉइंट आएंगे. सबसे पहले ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो हम यहाँ कोई अश्योरेंस नहीं देते. दूसरी बात, ऑडिट रिव्यू करते तो अदर मैटर्स माइट हैव कम टू नोटिस. Plus, it is restricted to the parties, restricted to the items that have been tested, and does not extend to financial statement as a whole. तो दोस्तों यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है, यही चारों पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं. सर क्वेश्चन 4 भी बता दो. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कहता है रिलेटेड सर्विस और अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क है. तो सबसे पहले तो आप क्या करो ना, आप यहाँ पे अश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन कर दो. सर अश्योरेंस एंगेजमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? हम यहाँ पे क्या करते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट में? सर अश्योरेंस एंगेजमेंट में आप एक्सप्रेस करते हो कंक्लूजन. अच्छा, ये कंक्लूजन आप एक्सप्रेस किसके लिए करते हो? टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. क्यों करते हो? टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर नॉट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी. अब सर ये कंक्लूजन एक्सप्रेस होता कैसे है? जब आप इवेल्युएट करते हो एक सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द क्राइटेरिया. सो बाय इवेल्युएटिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. तो 3 पार्ट्स में तोड़ना डेफिनेशन को. सबसे पहले आप क्या करते हो, किसके लिए करते हो? टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड लास्ट में कैसे कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हो? बाय इवेल्युएटिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. यहां पे अश्योरेंस में आप ओपिनियन देते हो. बट सर कई सारी नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है. एग्जांपल रिलेटेड सर्विस. तो आप नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल देते हो. याद है वो 2 टैक्स वाले, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स. हाँ सर. दूसरा क्या था? टैक्स वाला पॉइंट एक और था, टैक्स कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. एंड लास्ट में रिलेटेड सर्विस वाले एंगेजमेंट्स, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जो हम नेक्स्ट रिवीजन में कवर करने वाले हैं. सो दोस्तों इसके साथ ये आपका छोटा छोटा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे भैया 2 पेज का ये स्टैंडर्ड नहीं है. एंड अगर एग्जाम में आ गया तो बढ़िया बढ़िया नंबर दे जाएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, डू शेयर योर
एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। विश यू अ ग्रेट डे अहेड। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, हमें राही ऑडिट के। फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग एवरीवन।